ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपको पता है हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के। उसमें हमने हमारा MSOE 001 का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर दिया, उसके सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। नाउ वी आर ऑन टू MSOE 002। इसके भी हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 3। अलॉन्ग विद दैट मुझे आपको ये भी बताना था कि अभी ऊपर आई बटन में एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा। अगर आपको बेटर स्कोर करना है, अगर आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस कि आप प्लीज़ जाके वो वाली वीडियो देखें। उससे आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी जिससे आपको स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती कि एट द एंड ऑफ द डे आके आप मुझे ये बोलें कि मैम जो आपने कंटेंट दिया उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स नहीं मिले। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि अगर आप कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप ये कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं अपने असाइनमेंट में, सो आई वुड ऑल्सो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हैं आप उनको भी ध्यान रखें ताकि आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके। बिकॉज एज यू नो आपके जो PDF इग्नू की तरफ से प्रोवाइडेड है उसमें इग्नू ने साफ साफ मेंशन किया है कि इग्नू 3 पैटर्न के ऊपर आपको स्कोर देता है एंड उसमें से जो तरीका है लिखने का, प्रेजेंट करने का, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स कंटेंट को कुछ भी बीट नहीं कर सकता है, बट कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिसको कि एग्जामिनर देखते ही वो आपको फटाफट मार्क्स प्रोवाइड कर देता है। तो अभी आई बटन पे आप क्लिक कर लेना इस वीडियो के बाद एंड वो वाली वीडियो देख लेना। अगर आपको नहीं, अगर लिंक के थ्रू वर्क नहीं कर रहा है, लिंक आपने मिस कर दिया है, तो अगेन यू कैन प्ले द वीडियो अगेन या फिर आप कमेंट भी कर देना। आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक विद यू पीपल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 3 विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हमें क्वेश्चन 3 में बात करनी है 5 पैटर्न्स ऑफ इंडियन इमिग्रेशन के। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे जो इंडियन डायस्पोरा वो US में फैला हुआ है, तो ऐसे ही जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं तो हमें यही पैटर्न बात करनी है कि कैसे जो इंडियन इमिग्रेशन है वो विद टाइम चेंज हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इमिग्रेशन है, जो लोगों का जो मोटिव है मूव होने का, वो भी विद टाइम चेंज होता हुआ दिखा है। सोशोलॉजिकली ये जो माइग्रेशन पैटर्न है ये दर्शाते कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आना, इकोनॉमिक डिमांड वेरियस फील्ड के अंदर चेंज हो जानी, कल्चरल आइडेंटिटीज भी विद टाइम चेंज होती है। तो डिफरेंट पैटर्न्स देखे गए हैं इंडियन इमिग्रेशन के। उसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन, जो कि 1830 से अर्ली 20th सेंचुरी तक था। अब कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जो इंडियंस थे उनको लेबरर्स, इंडेंचर्ड लेबरर्स मतलब कि उनसे काम करवाया जाता था, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते, देवर एक्सप्लॉयटेड। तो उनको भेजा जा रहा था मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडैड, गुयाना एंड साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में, ताकि वो वहाँ पे प्लांटेशंस पे वर्क कर सके आफ्टर स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड। अब काफ़ी सारे जो माइग्रेंट्स थे वो यूपी, बिहार और तमिलनाडु के थे, जो कि लोअर सोशो इकोनॉमिक, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा वीक थे। अब वो जब गए इन वाली कंट्रीज़ में तो उनको बहुत ज़्यादा हार्श वर्किंग कंडीशंस फेस करनी पड़ी, बट वो कैसे ना कैसे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी, बिकॉज वो अपना रिलीजन फॉलो करते थे, अपनी लैंग्वेज वो नहीं भूले, फेस्टिवल वो अपने मनाते थे। तो इस तरीके से कोर्स्ट माइग्रेशन देखने को मिला, जो कि कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से एक तरीके से स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पे डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ इन कंट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिली, जहाँ पे हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटीज़ यहाँ पे क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई थी। नाउ सेकेंड आ जाता हमारा पोस्ट वॉर माइग्रेशन टू डेवलप्ड कंट्रीज। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडियंस UK, US और कनाडा जैसी कंट्रीज के अंदर माइग्रेट होने लग गए, क्योंकि आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल टाइज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। UK के अंदर जो माइग्रेंट्स थे उनको इंक्लूड किया जा रहा था फॉर्मर कॉलोनियल सब्जेक्ट्स में, और ईस्टर्न अफ्रीकन इंडियंस को एक्सपेल किया जा रहा था युगांडा और केन्या जैसी कंट्रीज के अंदर। US, कनाडा, इन कंट्रीज के अंदर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, स्पेशली मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड के अंदर, जो कि माइग्रेट हुए थे इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1965 US के तहत। अभी जितने भी माइग्रेंट थे ये मेनली अर्बन मिडिल क्लास फैमिलीज से आ रहे थे, पंजाब, गुजरात, केरला जैसी स्टेट से, जो कि एक हमें बहुत ज़्यादा
अफ्लुएंट इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे बनती हुई दिखी, स्पेशली इन सिलिकॉन वैली, बिकॉज सिलिकॉन वैली में ही ज़्यादा ये सॉरी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टर्म्स। तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली के अंदर ही जो इंजीनियर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड थी। एंड इसी एरिया के अंदर जो इंडियन कम्युनिटीज़ है उनकी अफ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये जो पैटर्न था, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ड्राइव हुई, और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी विद द टाइम बढ़ने लगी। नाउ थर्ड आ जाएगा हमारा माइग्रेशन टू गल्फ कंट्रीज 1970s टू प्रेजेंट। अब क्या हुआ, एक ऑयल बूम दिखा गल्फ के अंदर, गल्फ एरियाज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, डोमेस्टिक वर्क, इस तरीके की जॉब्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई। अब यहाँ पे जॉब्स इंक्रीज हो रही है तो लेबर की भी डिमांड है, तो इंडिया से भी बहुत सारे लेबर्स जाने लग गए, स्पेशली केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यूपी जैसे स्टेट से। अभी जो माइग्रेंट थे वो स्पेशली वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आ रहे थे, वो एक सर्कुलर माइग्रेशन पैटर्न फॉलो कर रहे थे, मतलब कि वो टेम्परली गल्फ कंट्रीज के अंदर रह रहे थे जहाँ पर उनके पास लिमिटेड राइट्स था, लेकिन वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग टाइज है वो अपनी फैमिली के साथ भी मेंटेन कर रहे थे इन इंडिया। अभी जो रेमिटेंसेस थे, मतलब कि जो उनको पैसे मिल रहे थे, सैलरी मिल रही थी, वो उसका कुछ पोर्शन अपने साथ रख लेते सर्वाइवल के लिए, और बाकी का जो अमाउंट है वो अपने घर सेंड कर देते थे। तो ये जो रेमिटेंसेस थे गल्फ माइग्रेंट से, ये लोकल इकोनॉमी को उसने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया पॉजिटिवली। ऑफ कोर्स अगर इतना पैसा आ रहा है स्टेट के अंदर, दैट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट एनी स्टेट्स। और ये जो रेमिटेंसेस थे वो ज़्यादा केरला के अंदर हमें देखने को मिले। अभी जो ये जो पैटर्न चलता आ रहा था, इससे ट्रांसनेशनलिज्म हमें देखने को मिला, मतलब कि जहाँ माइग्रेंट अपनी आइडेंटिटी के साथ, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ की भी आइडेंटिटी को वो मेंटेन करके इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज में हेल्प कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज में इकोनॉमिकली वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज ट्रांसनेशनलिज्म। ना फोर्थ पैटर्न आ जाएगा स्टूडेंट माइग्रेशन एंड नॉलेज वर्कर्स 1990s टिल प्रेजेंट। अब 1990s के बाद भी पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बिकॉज जो इंडियन स्टूडेंट थे वो एज स्टूडेंट माइग्रेंट, अभी 1990s के बाद स्टूडेंट की माइग्रेशन देखने को मिली थी, बिकॉज पहले हमने देखा कि एज वर्कर माइग्रेट हो रहे थे ना, स्टूडेंट वर गोइंग टू मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके हायर एजुकेशन के लिए, स्पेशली स्टेम एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड्स के अंदर। अभी जो ट्रेंड था, इसमें हमें एस्पिरेशनल माइग्रेशन देखने को मिली, जो सोशल मोबिलिटी और ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी हुई थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स F1 वीज़ा से H1 वर्क वीज़ास पे भी शिफ्ट हो गए। F1 मतलब कि दैट इज़ फॉर स्टूडेंट वीज़ा, अब स्टूडेंट वीज़ा से वो वर्क वीज़ा उन्होंने ले लिया था, अब उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द सेम कंट्री, राइट। अब यूएस के अंदर H1B वर्क वीज़ा इज़ वेरी मच कॉमन। अब वो क्या हो गया, अब नॉलेज इकोनॉमी में यूएस की में कंट्रीब्यूट करने लग गए थे। अब इंडियन स्टूडेंट का भी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे एजुकेशनल और कल्चरल लैंडस्केप को इन द होस्ट कंट्रीज कौन सी हुई है जहाँ पे ये मूव हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। ऑफ कोर्स जिस एरिया की, जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ेगी, दे विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल बाउंड्रीज। तो इसी तरीके से इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा था। ना फिफ्थ आ जाएगा हमारा एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन, जो कि 21st सेंचुरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। अब रिसेंटली क्या हुआ, हाई नेटवर्थ इंडियंस जो थे या फिर टेक एंटरप्रेन्योर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर मूव होने लग गए, बिकॉज उनको लगा कि भाई आउटसाइड कंट्रीज़ में ज़्यादा वी कैन मेक अ प्रॉफिट, सो दे स्टार्टेड मूविंग लाइक यूएस, कनाडा, सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे जो टेक फाउंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे सिटीज़ के अंदर, वो एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, स्पेशली सिलिकॉन वैली के अंदर। अभी जो पैटर्न था, ये एलिट माइग्रेशन को दर्शाता, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं, एक हमें स्ट्रैटेजिक मोबिलिटी देखने को मिली, और ग्लोबलाइजेशन इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ऑल अराउंड द ग्लोब।
नाउ एट द एंड वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर, और कंक्लूड करने के लिए आपको कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगेन दिस इज द प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है आपका आंसर का, उसमें आएगा. एंड इसलिए मैं बोलती हूँ कि कंक्लूजन आप लिखो, बिकॉज ये कंक्लूजन अगर आप लिखते हो तो आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा कंक्लूजन कंक्लूजन का, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर. तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि जो पैटर्न्स है इंडियन इमिग्रेशन के, वो डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं माइग्रेशन एक्सपीरियंसेस के, जो इन्फ्लुएंस हुए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल एस्पिरेशन में. जब हम इंडेंचर्ड लेबर्स की बात करते हैं, इंडेंचर्ड लेबर्स, जब माइग्रेशन स्टार्ट हुई थी विद द इंडेंचर्ड लेबर्स नाउ टू टेक एंटरप्रेन्योर्स, तो इंडियन माइग्रेंट्स ने ग्लोबल कल्चरल आइडेंटिटीज को बहुत वास्टली शेप किया, राइट. और इकोनॉमिक लैंडस्केप को भी उन्होंने मेंटेन किया है, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग टाइज रखे अपने होमलैंड के साथ भी. तो हमें एक तरीके से एक डायनामिक नेचर देखने को मिलता है ट्रांसनेशनलिज्म का एंड ग्लोबलाइजेशन का. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज ट्रांसनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, वी ऑल नो. तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो इंडियन इमिग्रेशन के जो पैटर्न है वो विथ टाइम, विद चेंजिंग वर्ल्ड भी चेंज हुआ है. ऑफ कोर्स विद टाइम तो चीज़ें चेंज होती है, बिकॉज द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग. एंड दीज आर आर 5 पैटर्न्स ऑफ इंडियन इमिग्रेशन. लेट मी नो इफ यू वांट एनी कंक्लूजन, या फिर कुछ एग्जांपल्स आपको पुट ऑन करने हैं तो वो भी आप ज़रूर पुट करना है यहाँ पे. एंड आई सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4. अगर आपको हेल्प हो रही है अपने असाइनमेंट मेकिंग के अंदर, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपको हेल्प हो रही है कैसे ना कैसे, अगर मेरा चैनल आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स. आई होप यू ऑल स्कोर रियली वेल इन योर असाइनमेंट. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.